नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्यफल और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। पुराण साहित्य में गरुड़ पुराण एक प्रमुख स्थान रखता है। साधारण लोग गरुड़ पुराण को पढ़ने से डरते हैं क्योंकि गरुड़ पुराण को किसी के मृत्यु के पश्चात ही पढ़वाया जाता है। वास्तव में गरुड़ पुराण में किसी के मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म में 18 महापुराणों में से एक माना जाता है और इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो कि बताएंगे कि आखिर गरुड़ पुराण के महत्व क्या है, क्या मायने हैं और आखिर क्यों मृत्यु के पश्चात ही गरुड़ पुराण को पढ़वाया जाता है। लेकिन उससे पहले इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम 2 नंबर फ्लैश करने जा रहे हैं। इन नंबर को आप नोट कर लीजिए और इन्हीं नंबर पर आपको हमें कॉल करना है और आपका जो भी सवाल है वो आप आचार्य जी से कर सकते हैं। तो नंबर हमारा है 0120-715-3826, 0120-715-3787। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करके आपके जो भी सवाल हैं वो आप आचार्य जी से कर सकते हैं। आपके मन में जो भी शंका है उसका समाधान आप आचार्य जी से इस नंबर पर कॉल करके जान सकते हैं। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त आचार्य जी के पास जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, गरुड़ पुराण से जुड़ा हुआ आज हमने विषय रखा है, तो मैं चाहूंगी आप जानकारी साझा करिए और बताइए कि गरुड़ पुराण का महत्व क्या है और आखिर क्यों मृत्यु के पश्चात ही गरुड़ पुराण को पढ़वाया जाता है, और तमाम जानकारी मैं चाहूंगी साझा करिए। देखिए मणि जी, आज का प्रसंग आपने बहुत महत्वपूर्ण रखा है जी, क्योंकि हमारे उन भाइयों को, खास तौर पर युवा साथियों को, और मैं समझता हूँ कई बड़े बुजुर्गों को, उनके जहन में यह है कि गरुड़ पुराण घर में नहीं रखी जाती है। और जैसा आपने बतलाया कि गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद ही पढ़ी जाती है, तो ये 18 महापुराणों में से एक पुराण है और उसका नाम गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में 3 आदतें ऐसी हैं जिससे घर में होता है कलेश। गरुड़ पुराण में जो बताई है वो वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ। पुराण साहित्य में गरुड़ पुराण एक प्रमुख स्थान रखता है। साधारण लोग गरुड़ पुराण को पढ़ने से डरते हैं क्योंकि गरुड़ पुराण को किसी के मृत्यु के पश्चात ही पढ़वाया जाता रहा है। लेकिन गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में 18 महापुराणों में से एक माना है। महापुराण कहे जाने वाले इस गरुड़ पुराण में सृष्टि की शुरुआत से लेकर मृत्यु के बाद तक की बातों का वर्णन किया गया है, जिनका पालन करके मनुष्य कई समस्याओं से बच सकता है। गरुड़ पुराण में ऐसी ही 3 आदतें के बारे में बताया है जिनको अगर नहीं सुधारते हैं तो घर में कलेश होता है, पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है। और वह है पहला, घर में कबाड़ इकट्ठा करना कुछ लोगों की आदत सी हो गई है। वह किसी भी चीज को फेंकना नहीं चाहते बल्कि उसे कबाड़ की तरह संभाल करके रखते हैं। इसी वजह से घर में बिना मतलब का कबाड़ जमा होता है। लेकिन घर में जमा कबाड़ हमेशा किसी समस्या का कारण बन सकता है। इससे घर में नकारात्मकता आती है और नकारात्मकता के साथ ही आपसी रिश्तों में मनमुटाव की स्थिति पैदा होती है। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है कि साफ सफाई रखें, आप कबाड़ इकट्ठा नहीं करें। घर में साफ सफाई का होना बहुत आवश्यक है। साफ सफाई रखने से बीमारियों का वास नहीं होता, लेकिन बहुत से लोग इस मामले को काफी लापरवाही से लेते हैं और घरों में हमेशा नकारात्मकता बनी रहती है। बीमारी अपनी जड़ें मजबूत कर लेती है, साथ ही घर में झगड़े होते हैं। गरुड़ पुराण में घर में सुख शांति बनाए रखने के, घर को व्यवस्थित और साफ सुथरा रखने के कई मायने में स्वच्छता का प्राथमिकता दिया है। इसलिए हमारा गरुड़ पुराण हमको शिक्षा देता है कि घर में स्वच्छता रहनी चाहिए, साफ सफाई रहनी चाहिए। आपने देखा है मणि जी, अक्सर कई लोगों के घर में रात में खाना खाने के बाद महिलाएं जूठे बर्तन किचन में सिंक में रख देती हैं और उसके मायने कई होते हैं कि एक तो घर के
घर में इससे कलेश होते हैं, घर के सदस्यों के बीच आपसी फूट पड़ती है, झगड़े बढ़ते हैं। आपको बता दें, घर में नकारात्मक ऊर्जा की नजर से बचाने के लिए इस आदत को बदल देना चाहिए। झूठे बर्तन को रात में धुल करके रखना चाहिए। गरुड़ पुराण बताता है कि रात को आटा लगा करके कभी नहीं सोना चाहिए। कई महिलाओं को, कई माता बहनों को सुबह अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, स्वयं के लिए भोजन बनाना होता है। वो रात को 4 बजे उठती हैं और समझती हैं कि आटा फ्रिज से निकाला, गूंदा हुआ आटा, और उससे रोटी बना लेंगे, और रात को ही लगा के रख देती है। लेकिन ये आपकी आदत बिल्कुल आपको नुकसान पहुंचा रही है, आपको बर्बाद भी कर रही है। आपके घर में कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना की संभावना को आप खुद ही बुला रहे हैं। इसलिए ऐसी चीजों पर विराम लगाना चाहिए और इन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये हमारा गरुड़ पुराण महापुराणों में से, 18 महापुराणों में से सनातन धर्म के लिए एक पुराण है और ये हमको सीख देता है। इसलिए गरुड़ पुराण को यदि आप ऐसा रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं, स्वच्छता रखते हैं, तो घर में रख सकते हैं। यदि आप लापरवाहवश, किसी भी कारणवश इन आदतों से बाहर नहीं आते हैं, तो फिर गरुड़ पुराण नुकसान करता है। जी जी। तो गरुड़ पुराण से जुड़ी आचार्य जी ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है और इसके मायने, इसके महत्व बताए हैं। और आचार्य जी, अब हम कॉलर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, इनका सवाल हम जानेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले अपना आप नाम बताइए। नमस्कार जी। जी मैं मनोज सिंह बोल रहा हूँ जी। आज मेरा सवाल बेटी के बारे में है। बेटी का नाम है निशा, पुत्रांगना, और डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 2008, समय 8:30 सुबह का। ठीक है। जन्म स्थान है रानी पाली, राजस्थान। ठीक है। तो सवाल बेटी की भविष्य और पढ़ाई के बारे में है। तो किस चैप्टर में ये बच्ची 11th में आ रही है, तो कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए और भविष्य कैसा रहेगा, पंडित जी समाधान बताएं। देखिए, मनोहर सिंह जी को बहुत शुभ मंगल कामनाएं, आशीर्वाद है। आपकी बेटी ने मेष लग्न में जन्म लिया है। राहु की मां दशा चल रही है, बुध का अंतर है, राहु का प्रतंत्र है, मंगल पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। वहीं शनि इनका पंचम भाव में बैठा है, केतु के साथ अंगार की ओर बना रहा है। शनि एकादश भाव एवं दशम भाव का स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठा है। शनि केंद्र का स्वामी हो रहा है, पंचम भाव के लिए बहुत शुभ है। मेष लगन के लिए शनि क्रियात्मक स्वभाव अशुभ हो रहा है। तो आपको बता दें कि इन्हें आप कॉमर्स या फिर आर्ट्स दिलाते हैं तो इन्हें बहुत अच्छा रहेगा, या फिर बी फार्मा कराएं तो भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साइंस मैथ दिलाना थोड़ी समझदारी नहीं रहेगी, क्योंकि ये चला नहीं पाएगी। राहु की मादशा है, इसलिए आप दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं। राहु इनकी एकादश भाव में बैठा हुआ है। राहु का यह होना काफी ठीक होता है, लेकिन ये मायने कई प्रकार से इसके अशुभ प्रभाव भी छोड़ते हैं। इसलिए आप ये करिए, दोनों में से कोई भी आप दिला सकते हैं। आपका बहुत मंगल, शुभकामनाएं। ठीक है, अगले कॉलर का हम रुक कर लेते हैं। आचार्य जी ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, इनका सवाल हम जानेंगे, लेकिन पहले नाम बताइए अपना। नाम बताइए। हेलो जी सुरेंद्र जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं लांगट से बोल रहा हूँ जी। This call is now being recorded. ठीक है, आप सुजानगढ़ से बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी, सवाल अपना करिएगा। पहले अपने जन्मतिथि, समय, स्थान बता दीजिए। सुरेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, लगता है सुरेंद्र जी का फोन कट गया है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ते हैं, इनका सवाल हम जानेंगे। नाम बताइए अपना। आवाज आ रही है आपको? ठीक है, लगता है आचार्य जी आज जी मेरा सवाल दरअसल आचार्य जी आपको याद होगा, एक छूट गया था सवाल समय के अभाव के चलते, और वो सवाल दरअसल भोग से जुड़ा हुआ था कि भगवान को किस तरह का भोग चढ़ाया जाए और भोग के मायने क्या है। मैं चाहूंगी आप जानकारी साझा कर दीजिए। नहीं, देखिए, आपने ये बहुत सही कहा
और ये बात भी सही है कि भोग के मायने होते क्या हैं। भोग, ये बहुत सही प्रश्न आपने किया है। और ये भगवान को जो भोग है, देखिए जैसे भोग किसको लगा रहे हैं आप, भोग क्या है, क्यों भगवान को चढ़ाया जाता है। प्रसाद, भगवान भोग को प्रसाद कहते हैं। प्रसाद भगवान के प्रति एक भाव है, और भगवान को हम क्या प्रसाद चढ़ाएं, वो तो स्वयं उसका मालिक है। लेकिन मणि जी, जब आप प्रसाद भगवान को अर्पण करते हैं और उसमें जब तुलसी डाल देते हैं और फिर आचमन कराते हैं, तो फिर वो प्रसाद का महत्व ही कुछ और होता है। तो प्रसाद जो है, तुलसी के बाद और जलाभिषेक करने से भगवान के लिए वो अपने आप में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रियच्छति तहम भक्त तू पहन प्रियतात्मना। कहते हैं कि भगवान को जब भोग भाव से लगाया जाता है, यही तो प्रसाद है। और देखिए मणि जी, जब प्रसाद हम चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, आहुति और हव्य से जोड़ करके देखा जाता है, तो प्रसाद को वैदिक काल से नैवेद्य कहते हैं। शुद्ध और सात्विक अर्पण करते हैं से भोग कहते हैं। इसका संबंध अन्न से यानी भगवान से जुड़ा होता है। जो यज्ञ में हम भोजन कराते हैं उसको हव्य कहते हैं। यज्ञ को अर्पित किए गए भोजन को आहुति कहा जाता है, और दोनों का अर्थ एक ही होता है, चाहे भोजन कहें, हव्य कहें और भोग कहें। इन सब का खास मकसद एक है कि भगवान को हम नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं। शास्त्रों में विधान है कि भगवान को भोजन करा करके भोजन करना ही आपका और हमारा धर्म बनता है। जैसे गुड़ चने का प्रसाद प्रचलन में है। देव ऋषि नारद भगवान विष्णु से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन आप देखिए, जब विष्णु जी के पास में गए नारद जी, तो उन्होंने नारद जी ने कठोर तप किया, और उन्होंने जब ये पूछा गया कि आप ये बताइए कि आपका झूठा भोजन, विष्णु भगवान का झूठा भोजन एक बुढ़िया महिला ने किसी को खिला दिया, तो नारद जी ने कहा कि इसका मतलब क्या है। तो आप देखिए कि इसका मतलब यह है कि भगवान का प्रसाद तो वो खाने में नहीं आया बुढ़िया से, और वो केवल कुछ ही, थोड़ा सा ही था, लेकिन उसको खा नहीं पाई, यानी उसको खत्म नहीं कर पाई। तो भगवान का जो भोग होता है, उसे अर्पण करने के बाद उस नैवेद्य को प्रसाद में मिला देते हैं, तो बरकत होती है। मेरा मतलब ये बरकत भी करता है, और इससे आपका जीवन के पापी नष्ट होते हैं और कल्याण भी होता है। जी मणि जी। ठीक है आचार्य जी, कॉलर दरअसल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। नाम इनका शिवानी है। शिवानी जी, अपनी जन्मतिथि, समय, स्थान बताइए। जी, मेरा जन्म स्थान पटना है, 1997। पंडित जी, मेरी शादी कब होगी? अच्छा, अपना समय बता दीजिए एक बार शिवानी जी। जी, समय क्या है आपका? समय मॉर्निंग 9 बजे। ठीक है, सुबह 9 बजे का वक्त है। शिवानी इनका नाम है, पटना की रहने वाली है आचार्य जी। और शिवानी जी, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। हमारे मणि जी का बहुत भाव रहता है, खास तौर पे सभी दर्शकों के लिए, लेकिन खास तौर पे जहाँ माता बहन आ जाएं, तो फिर तो मणि जी पूरी ताकत लगाती हैं कि माता बहनों को अच्छा हम देख पाएं, उनके लिए अच्छा सोचें, अच्छा विचार करें, और ग्रहों का विश्लेषण करके सही जवाब सभी को देते हैं, लेकिन माता बहनों के लिए भी प्रयत्नशील रहती हैं। ये जो आपका शादी की बात आप कर रही हैं, राहु की महादशा आपके बनते हुए कार्य को बिगाड़ रहा है, और आपकी शादी की बात जैसे चलती है, कुन इसमें व्यवधान पैदा होता है। खास तौर पर आपको बिल्कुल नहीं डरना है। आपकी कोई एस और एम नाम के लड़के शादी होना संभव होता है। वही आपकी शादी 2024 में अप्रैल के बाद होती है। प्यार प्रेम की जैसी स्थिति मैं सार्वजनिक रूप से नहीं बोलूंगा, लेकिन आपकी शादी 2024 में अप्रैल के बाद से होती है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। ठीक है, शिवानी जी हमारे साथ जुड़ी। उम्मीद करते हैं शिवानी जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ते हैं आचार्य जी, इनका सवाल भी हम जानेंगे। मैं चाहती हूँ पहले अपना नाम आप बताइए। हेलो।
हाँ जी। हेलो, मैं जयपुर से पीयूष बोल रहा हूँ। मैं अपनी डॉटर मुस्कान के लिए जानना चाहता हूँ। ठीक है, जयपुर से उनका पीयूष जी जन्म बात कर स्थान रहे हैं। है जयपुर जी, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर 1997। ठीक है। और सुबह का जन्म है 11:50 का। ठीक है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, एक तो उनको थोड़ा क्रोध ज्यादा आता है, आवेश में ज्यादा रहती है, और दूसरा ये है कि इसका करियर और शादी आदि के बारे में। ठीक है। गवर्नमेंट सर्विस का क्या योग है? देखिए, मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है। क्रोध आता हो, क्रोध तो व्यक्ति में जिसमें बिल्कुल शुद्धता होती है, पवित्रता होती है, उसे क्रोध भी आता है। क्रोध पर नियंत्रण करना भी जानते हैं, वो उनकी आदत में शुमार होता है। आप इस बच्ची को लेकर के बिल्कुल प्रसन्न रहिए, क्योंकि ये बच्ची बड़ी समझदार और परिवार को लेकर चलने वाली हैं। आपका सरकारी नौकरी करके अपना नाम रोशन करेंगी, और वहीं आपको बता दें कि पूरे परिवार का सम्मान करने वाली बच्ची ये रहेंगे। इस बच्ची की शादी की बात करें तो 2025 में जाकर के संभव होती है। मुस्कान 2 बहन भाई हैं। मुस्कान का मकान पश्चिम उत्तर को देखता हुआ है, और मुस्कान के परिवार में इनको सब सम्मान देने वाले हैं। यदि हो सके तो प्रतिदिन इनके हाथ से संध्या के समय दीपक शिव मंदिर में जलाने के लिए प्रेरणा दें। इसके साथ ही ये तनाव मुक्त भी रहेगी और अपने परिवार के सदस्यों का सम्मान करते हुए प्रगति बच्ची करती रहेगी। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। ठीक है, मुस्कान जी के लिए सवाल किया था पीयूष जी ने। उम्मीद करते हैं कि सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अब अगले कॉलर का हम रुक कर लेते हैं, इनका भी हम सवाल जानेंगे, लेकिन पहले नाम आप बताइए अपना। हेलो। ठीक है, सुरेंद्र जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी सवाल करिएगा, पहले जन्म तिथि और समय बता दीजिए। 8 जुलाई 1954। ठीक है। सुबह 6 बजे रतनगढ़ का समय है। ठीक है, सुजानगढ़ के आप रहने वाले हैं। सवाल करिएगा सुरेंद्र जी। जन्म स्थान है रतनगढ़। ठीक है, रतनगढ़। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत सत नमस्कार है। जी आयुष्मान श्री राम जय राम जय जय राम मेरे राम की जय हो। और मेरा प्रश्न ये है आचार्य जी, कि जैसे अब लास्ट टाइम है इसलिए मैं बड़ा तो नहीं पूछूंगा, छोटा ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये सरसों का तेल का दीपक है, इसको रोज जला सकते हैं क्या, दक्षिण पूर्व कोने की तरफ रखकर? इसके बारे में बताएं। रोज शाम को आप इसको जला सकते हैं, और सरसों का तेल का दीपक जो है देवी की साधना के लिए होता है। आप इसे जला सकते हैं, शत्रुओं का नाश भी होता है। और दक्षिण कोण जो है देवी का और गणेश का होता है, इसलिए आप सरसों का तेल का दीपक जला करके कोई भी पाठ करते हैं या नहीं करते हैं, और जलाना भी वहां रख करके बड़ा शुभ होता है। आप इसको जलाइए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। लेकिन आप सबसे पहले देखिए, आपको खुशी की बात है कि हमारे दर्शकों का मणि जी इतनी समझदार इंटेलिजेंट है, हेलो करते ही बोल देते हैं सुरेंद्र जी बोलिए। यही तो बात है हमारे, हमने आपसे कल भी सभी लोगों से कहा था कि सभी दर्शकों को हमारे सभी टीम के सहयोगी लोगों का साथ और आशीर्वाद सबको आप लोगों का प्राप्त है। इसलिए हम बहुत बहुत भावना से और श्रद्धा से आप लोगों को जवाब देते हैं, अटेंड करते हैं। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल आचार्य जी, आपने सही कहा यहाँ पर। और अब हम राशिफल का रुख कर लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं आचार्य जी मेष राशि के साथ। तो आइए हम मेष राशि की बात करते हैं। आज मेष राशि के जातकों को धन की वृद्धि और व्यवसायिक स्थिति में उत्थान संभव हो रहा है। आप सभी प्रकार के भौतिक सुखों का आज आनंद प्राप्त करेंगे। नए अधिग्रहण भी हो सकते हैं। आपके रिश्तेदारों के साथ आपका रिश्ता तनाव युक्त रह सकता है। आपको परिवार के सदस्यों से बहस में आज पड़ने की जरूरत नहीं है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज आपको अचानक धन लाभ होगा। आज आप किसी नए काम की शुरुआत करने के बारे में विचार करेंगे। जीवन साथी आपके विचारों से सहमत होगा। आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। आप डेली रूटीन में कुछ बदलाव कर सकते हैं। किसी पुराने कामकाज से आपको लाभ हो सकता है। कई योजनाएं आज समय से पहले पूरी हो सकती हैं। परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी अच्छी खासी सफलता मिलने की संभावना दिखाई देती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोग। आज आप में से कुछ के लिए इधर उधर की भागदौड़ रहेगी। देरी और बाधाएं भी
कई बार चिंता का कारण बन सकती हैं। धैर्य रखें, क्योंकि समय इतना ही बुरा नहीं है जितना कि वह आपको इस समय दिख रहा है। आप खुद को व्यवस्थित रखें, साहस के साथ चीजों का सामना करें। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज शाम को आप घर पर पार्टी का प्लान बनाएंगे। आज किसी बात को लेकर आप गलतफहमी में पड़ सकते हैं। करके किसी मसले में राय देने से पहले आप कई बार विचार कर सकते हैं। किसी काम में भागदौड़ के चलते आपको थोड़ी थकान महसूस होगी। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों। आज आप इस चीज चुनौती का सामना कर सकते हैं, लेकिन अंततः चीजों आपके पक्ष में होंगी। दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और सकारात्मक बातचीत स्थापित करने के लिए कदम उठाएं। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज कन्या राशि के जातकों का किसी मित्र की मदद से आपके काम बनेंगे। अपने कॉन्फिडेंस के दम पर आप हर काम में सफलता प्राप्त करेंगे। कला या किसी रचनात्मक काम में आपका रुझान बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां बरकरार रहेंगी। कुछ नए दोस्त बनने की संभावना दिखाई देती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। परिवार और संतान से खुशियां प्राप्त होंगी। आप उनके साथ किसी मनोरंजन स्थल पर घूमने जाएं। आपके सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी। किसी से दिल दुखाने वाली बात ना करें। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा। भाई बहन आपके काम में सपोर्ट करेंगे, जिससे आपका काम समय रहते हुए पूरा होगा। आपको किस्मत का साथ मिलेगा। आप आज मौज मस्ती के मूड में रहेंगे। कुछ लोग आपके लिए खास साबित होने वाले हैं। और आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के। अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहद सतर्क रहें। विशेषकर कमर के निचले हिस्से के प्रति रक्त संबंधी समस्याएं अत्यधिक परेशान कर सकती हैं। यदि लंबे समय से ऋण के लिए परेशान हैं, तो इस सप्ताह वह आपको मिल सकता है। और भाई हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज आपकी उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। काम ज्यादा और लाभ कम, इस तरह की समस्या भी उत्पन्न होने की संभावना दिखाई देती है। आप किसी काम के लिए जितना ज्यादा प्रयास करेंगे, काम उतना ही बेहतर तरीके से होने वाला है। और भाई हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज गतिशील ऊर्जा और सकारात्मक विचारों से भरे रहेंगे। आप जो भी करेंगे उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और दिन भर व्यस्त रहेंगे। कुछ नए विकास आपको आय बढ़ाने के साथ साथ अधिक काम भी देंगे। आप अपने संचार कौशल और आत्मविश्वास से लोगों पर विजय प्राप्त करेंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज महत्वपूर्ण काम शुभ है। आप अपने आसपास के लोगों के साथ उदारता रखेंगे। आपके साथ आपके साथी आपसे कुछ सलाह देंगे। इससे आपको खुशी महसूस होगा। आज घर पर मेहमानों का आगमन होगा। सबके साथ बातचीत में ज्यादातर समय यूं ही बीत जाएगा। बच्चे छुट्टी का आनंद उठाएंगे। यह है आज का हमारा अपना राशिफल। तो ये रहा आज का राशिफल और कैसा दिन आज जातकों का रहने वाला है, ये जानकारी आचार्य जी ने हमारे साथ जुड़कर साझा की। आचार्य जी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो।